पश्चिम बंगाल में जिस रूल ऑफ लॉ को बरसों तक तोड़ा गया वो अब नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब बंगाल बदल रहा है। बीते 2 दिनों के अंदर ही शुभेंदु सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता रहते मुस्लिम सड़क पर कब्जा कर खुलेआम नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब बंगाल में ऐसा नहीं दिखेगा। साथ ही बंगाल के मस्जिदों में अजान हो गई, लेकिन आवाज मस्जिद से बाहर नहीं आएगी। सीएम शुभेंदु के इन फैसलों का पहला टेस्ट 72 घंटे के बाद होने वाला है। सब मंदिरे माइक टांगाओ। लाउड स्पीकर इतने जोर से बजता है, देखता है कि कोई असुविधा ना हो। जो एक्चुअल जो साउंड जो आता है माइक से, वही माइक से आवाज आना चाहिए। रास्ता में सब नमाज पढ़ता है, मस्जिद है, मस्जिद में करो। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाले अभी 72 घंटे ही बीते हैं कि उन्होंने पुलिस विभाग को साफ निर्देश जारी कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर निर्धारित ध्वनि सीमा के अंदर ही बजेंगे। साथ ही सड़कों को घेरकर नमाज भी नहीं होगी। सीएम शुभेंदु ने इधर निर्देश दिए, उधर बंगाल पुलिस ने मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों की जांच भी शुरू कर दी। अभी तो जांच शुरू हुई है, जहां गड़बड़ी पाई जाएगी वहां लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे। यानी यूपी में जो लक्ष्मण रेखा योगी ने खींची है, अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी ऐसी ही लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहे हैं। ये कोलकाता की सड़क है, जहां ईद बकरीद पर सड़क घेरकर नमाज होती थी, लेकिन अब ऐसा बंगाल में नहीं होगा। अब यूपी के भड़काऊ मौलाना जर्जिश अंसारी जैसे कट्टरपंथी कहां जाएंगे, जिन्होंने यूपी में सख्ती के कारण ममता राज में बंगाल शिफ्ट होने का मन बना रखा था। अभी कुछ महीने पहले ही बंगाल की धरती से योगी के लाउड स्पीकर वाले आदेश पर रोना रो रहे थे। यानी भड़काऊ मौलाना का बंगाल शिफ्टिंग वाला प्लान शुभेंदु सरकार ने फेल कर दिया। जिस नजर का डर मौलाना को सता रहा था वो तो लग चुकी। जर्जिश अंसारी जैसे तमाम मौलानाओं और कट्टरपंथियों के लिए अब उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल भी सेफ हाउस नहीं रहा है। जैसे सीएम योगी ने बीते 9 सालों में यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है, अब सीएम शुभेंदु भी बंगाल की वैसी ही तस्वीर बदलना चाहते हैं। यूपी में तो पहले ही से ही लागू है, अब बंगाल में भी ऐलान हो गया है कि वहां भी रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। 2017 से पहले यूपी में सड़कों पर नमाज होती थी, लेकिन योगी सरकार में सख्ती के चलते सड़क पर नमाज नहीं होती। भले ही कितनी भीड़ क्यों ना हो, यूपी में नमाज शिफ्ट में होती है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पहला टेस्ट इसी जुमे को होगा। यही कारण है कि बंगाल की पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर आई है और नमाज पढ़ने के नाम पर सड़क घेरने वालों से सख्ती करने की तैयारी है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों के शोर पर भी बंगाल पुलिस कान लगाए हुए। शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि मंदिर हो या फिर मस्जिद, लाउड स्पीकर की आवाज तेज नहीं होगी, और अगर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो पुलिस को लोगों को समझाकर आवाज कम करवाने के निर्देश दिए गए। हालांकि यह सख्ती दुर्गा पूजा, ईद या किसी भी समुदाय के विशेष त्योहारों के दौरान लागू नहीं होगी। इस फैसले का बंगाल का हिंदू समाज जहां स्वागत कर रहा है, तो वहीं मुसलमान सड़क पर नमाज रोके जाने के खिलाफ खड़े हैं। रास्ता में सब नमाज पढ़ता है, जिसको मस्जिद है, मस्जिद में करो। लाउड स्पीकर इतने जोर से बजता है, देखता है कि कोई असुविधा ना हो, इंसान पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। लिमिट पर तो है ही है, कोई ज्यादा तो जोर नहीं है। यहाँ पे लिमिट में ही है, यहाँ ज्यादा लाउड नहीं है। ये बस यही एरिया है, साउंड एकदम लिमिट में है। साफ है, बंगाल में कमल खिलने का असर तो दिखने लगा है। दशकों से बंद पड़े मंदिर खुल रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। बुलडोजर ने भी बंगाल में घूमना शुरू कर दिया है। घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब सड़क पर नमाज और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर वाला शोर भी बंद होने वाला है। मतलब पिछली ममता सरकार में तुष्टीकरण के नाम पर जिन चीजों पर छूट थी, उस पर ताला लगना शुरू हो गया है। पियाली मित्रा, जी मीडिया, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर जितना दुखी टीएमसी वाले नहीं हैं,
उनसे कई गुना ज्यादा दुखी तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना है, क्योंकि सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने पहली स्ट्राइक घुसपैठियों पर ही की है। बॉर्डर पार से भारत और हिंदुओं के खिलाफ धमकी आई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भगवा झंडे से इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि बंगाल में इस्लामिक झंडा लहराने की धमकी देने लगे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই लैंड ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होवे। घुसपैठियों पर शुभेंदु का भगवा स्ट्राइक। अब भारत में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे बांग्लादेश। बंगाल में दीदी की हार, बांग्लादेशी कट्टरपंथी परेशान। दादा के एक प्रहार ने कट्टरपंथियों को सड़क पर ला दिया। बंगाल में शुभेंदु के सीएम बनते ही कट्टरपंथी बिलबिलाने लगे। शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले से बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों की जमीन हिल गई है। ये डर घुसपैठियों पर भारत के एक्शन का। घुसपैठियों में यह खौफ अब बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का। पश्चिम बंगाल में जब से कमल खिला, बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों पर हमले का फेक नैरेटिव गढ़ने में जुट गए ताकि बंगाल के लोगों को हिंसा के लिए उकसा सके। बंगाल में अभी तक न तो मुस्लिम बस्ती पर हमले की खबर है, न ही बीजेपी की जीत पर मुस्लिमों को टारगेट करने की। लेकिन बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों के बहाने बांग्लादेशी हिंदुओं को डराने पर आ गए। जिस बॉर्डर को सील किया जाना है वहाँ के हालात कैसे हैं देख लीजिए। ये सड़क भारत में है। खेत में जो सफेद पोस्ट दिख रहे हैं ये बांग्लादेश है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन कोई फेंसिंग ही नहीं है और यहीं से घुसपैठ होती है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जस्ट उसका बगल में ही जो पोस्ट दिखाई दे रहा है वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो रास्ता है वहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है। जहाँ पे खेती किया जाता है वही सामने जो पिलर दिख रही है जो एकदम बांस से बांधा हुआ है, जो तार से बंधा हुआ है, वही जगह पे फेंसिंग होने वाली है। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये नो मैंस लैंड है। या इस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आउटपोस्ट है, दूसरी तरफ सामने में ही और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आउटपोस्ट है, और बाकी जो जगह देख रही है इसके उस पार ही बांग्लादेश है। कट्टरपंथी चाहे कितना भी धमका ले, लेकिन अब बॉर्डर को सील करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बांग्लादेश से आ रही धमकियां वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए खतरा साबित हो सकती है। वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए खतरा साबित हो सकती है, जिसे लेकर केंद्र सरकार को बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का पदभार संभाले अभी 2 दिन ही हुए हैं और अब तक 3 एक्शन लिए जा चुके हैं। घुसपैठ के खिलाफ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मिलेगी। सड़क पर कब्जा रोकने के खिलाफ उन्होंने सड़क पर नमाज बंद कराने का निर्देश दे दिया। शोर के खिलाफ कदम उठाते हुए उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज डाउन करने का आदेश दिया। और आगे की तस्वीर यह कि अवैध मदरसों को बंद करने का ऐलान भी बंगाल सरकार ने कर दिया है। वाराणसी के दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान की जद में अब 6 मस्जिदें भी आ गई, जिन पर किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। पीला पंजा अपने एक प्रहार से उन 6 मस्जिदों को तहस नहस कर सकता है। प्रशासन ने मस्जिदों पर लाल निशान भी लगा दिए, लेकिन इस कार्रवाई से इलाके के भाईजान भड़के हुए हैं। मुस्लिमों का दावा है कि जिन 6 मस्जिदों की निशानदेही की गई है उनमें से कुछ मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी।
पीले पंजे के प्रहार से दाल मंडी में मौजूद मुसाफिर खाना तो करीब करीब खंडहर में तब्दील हो ही चुका है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत अगला नंबर वाराणसी की उन 6 मस्जिदों का है जिस पर किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है। बीते कुछ दिनों से वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर का एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में जारी। अब तक 100 से ज्यादा मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए हैं। वहीं वक्त की जमीन पर बने बहुमंजिला मुसाफिर खाने पर भी हथौड़ा चल रहा है। इस वक्त दाल मंडी का इलाका खंडहर और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। पूरी दाल मंडी गली मलबा मंडी में तब्दील हो चुकी है और लगातार प्रशासन का बुलडोजर जहां एक तरफ कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि हथौड़ा कार्रवाई के जरिए भी पूरी तरीके से मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। आप देखिए दाल मंडी के गली में बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा और बुलडोजर के जरिए इमारतों को ढहाने का काम किया जा रहा है। पहले 45 मकानों को जमींदोज किया गया और अब 17 नए मकानों को भी जमींदोज किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने मई तक ध्वस्तीकरण पूरा करने की उम्मीद जताई है, क्योंकि अगस्त तक प्रोजेक्ट को फाइनल करने का लक्ष्य है। लिहाजा इस कड़ी में 22 और जर्जर मकान चिन्हित किए गए हैं जिन पर 14 मई तक बुलडोजर चल सकता है। इसके साथ ही दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आने वाली 6 मस्जिदों की भी निशानदेही की गई है जिन पर बुलडोजर चलने की प्रबल आशंका है। और वो मस्जिदें हैं मिर्जा करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद। नई सड़क से लंगड़ा हाफिज और उसके बाद तमाम जो 4 मस्जिदें और बीच में पड़ती हैं और इसके बाद चौक चौराहे पर करीमुल्ला बेग मस्जिद है और ये कुल मिला के 6 मस्जिदें हैं जिनके मुतवल्लियों से प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है और अब कुछ ही दिनों में इन मस्जिदों को भी जमींदोज करने की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। इनमें से कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वो मुगल काल में बनाई गई थी। वहीं कुछ मस्जिदें 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। लिहाजा प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके के भाईजान भड़के हुए हैं, मस्जिद की निशानदेही करने का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा कोई अप्रिय घटना ना हो, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान तनाव ना फैले, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू बेटियों को लव जिहादियों का शिकार बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज आपको एक हिंदू नाबालिग की सबसे बड़ी गवाही सुनाऊंगा जो जितना चौंकाएगी उतने ही भाईजान के लव ट्रैप की साजिश को भी एक्सपोज करेगी। पीड़ित नाबालिग ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दरबार में लव जिहाद का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दरबार में 14 साल की नाबालिग हिंदू भाईजान के लव ट्रैप की सबसे बड़ी गवाही दे रही है। सुना आपने, ये नाबालिग हिंदू बता रही है कि क्लास में साथ पढ़ने वाले मुस्लिम लड़के ने इसे फंसाया और इस कदर फंसाया कि घर से पैसे चुराने को मजबूर कर दिया। ये वो कॉलेज है जहां से उस नाबालिग छात्र ने बताया कि यहीं पढ़ाई हुई और यहीं उस मुस्लिम युवक ने उसे अपने जाल में फंसाया, उससे 29,000 रुपये लिए, उसका शारीरिक और मानसिक और आर्थिक शोषण किया। लेकिन इसके आगे की बात सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सर चकराने लगेगा। 16 साल की ये नाबालिग दावा कर रही है कि वो मुस्लिम लड़का न सिर्फ इससे पैसे मांगता था बल्कि पैसे नहीं देने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। आपकी टीवी स्क्रीन पर योगी फोर्स की हथकड़ियों से जकड़ा ये वही आरोपी है। नाम है आशिक अंसारी। इसके खिलाफ देवरिया में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब ये सलाखों के पीछे सारे राज उगल रहा है जो आज तक अनसुने थे। संबंधित अभियुक्त आशिक अंसारी पुत्र इमामुद्दीन अंसारी उर्फ भुटेली निवासी चक माधो उर्फ मठिया बरियारपुर को आज बरियारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से रिमांड प्राप्त कर
अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अनिरुद्धाचार्य ने जब नाबालिग से संवाद के इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा, जिसके बाद फौरन एक्शन लिया गया। अनिरुद्धाचार्य से नाबालिग का संवाद यहीं तक सीमित नहीं था। इस दौरान पीड़िता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। नाबालिग का आरोप है कि उससे 2 साल बड़ा मुस्लिम लड़का उसका शारीरिक शोषण भी कर चुका है। अकेले वो ही ऐसे लव जिहाद का शिकार नहीं बनी, करीब 400 लड़कियां उसके जाल में फंस चुकी हैं। भोला सा दिखने वाला ये आशिक अंसारी इतना शातिर है कि नाबालिग हिंदू बेटी को फंसाने के लिए ये उसके साथ मंदिर गया और वहां उससे शादी भी रचा ली। देवरिया की रहने वाली हिंदू नाबालिग बेटी को भाईजान ने कैसे अपने जाल में फंसाया, उसकी पोल तो वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य के दरबार में ही खुल गई और योगी फोर्स ने हाथों हाथ आशिक की आशिकी भी उतार दी। लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात उस सिस्टम की जो देश के 23 लाख छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में नाकाम रहा। वो सिस्टम जिसे लाख कोशिशों के बावजूद नकल माफिया दीमक की तरह खा रहे। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई। छात्र अभी रिजल्ट का इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन परिणाम की जगह एग्जाम के रद्द होने की खबर आई। एक झटके में 23 लाख छात्रों के सपने को नकल माफियाओं ने चकनाचूर कर दिया। सवाल यह है कि नकल माफियाओं पर कब लगाम लगेगी, ये पेपर लीक होने कब बंद होंगे, छात्रों के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। पिछली बार भी एनटीए ने पेपर लीक करवाया था नीट का, इस बार भी लीक करवाया है। ये पहले बार नहीं है। ये शिक्षा में क्यों ऐसा करता है? ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर बार क्यों इसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान और हमारे एनटीए सब जवाब देना चाहिए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बात की 3 मई को एग्जाम, 9 दिन बाद 12 मई को परीक्षा रद्द। एक झटके में 23 लाख नीट यूजी के छात्रों के सपने टूट गए। ये सरकार की विफलता है, जो एजेंसी इसको एग्जाम करवा रही है उनकी विफलता है। फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से उसी मेंटल स्ट्रेस, उसी पैनिक वाली सिचुएशन, उसी सिचुएशन से फिर से गुजरना पड़ेगा। हमने 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर ही कैंसर। जो पेपर लीक हुआ है ये तो एनटीए की बहुत बड़ी गलती है। ये सवाल ये है कि लीक प्रूफ एग्जाम कैसे होगा? कब तक पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे? छात्रों के भविष्य से कब तक नकल माफिया खिलवाड़ करते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ जी मीडिया का नहीं, ये सवाल उन 23 लाख छात्रों का जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा दी। ये सवाल उन छात्रों का जो बार बार पेपर लीक का शिकार हो रहे हैं। सीबीआई जांच बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको ये नहीं पता है कि बच्चों पे क्या बीत रही है। आज इस परीक्षा का ऐसे भ्रष्टपूर्ण तरीके से रद्द होना मेरे लिए बहुत घातक है। आखिर नकल माफिया पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? सवाल यह है कि पेपर लीक कहां से हुआ? क्या पेपर बनाने वाले टीचर ने पेपर लीक की? क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ? क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से गोदाम ले जाते वक्त लीक की गई, या फिर गोदाम से जिले में ले जाते समय पेपर को लीक किया गया? क्योंकि नीट एग्जाम में 410 सवाल पूछे गए और इसमें से 120 सवाल सीधे केस पेपर से मैच हो गए। नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पहुंच गए। मतलब साफ है, केस पेपर पहले छपता है, जो बता रहा है कि नीट एग्जाम से बहुत पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया। इवन दो दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स और फिर भी वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इजी नहीं था। जिन्होंने नहीं की होगी मेहनत उनके लिए तो चलो फिर भी एक पॉइंट है कि अब नेक्स्ट टाइम वो प्रूव करेंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की थी उनके लिए तो ये वेस्ट ही है अपना टाइम। बहुत भार पड़ता है छात्रों पे, क्योंकि साल भर तैयारी करते हैं,
दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ना हो, हासिल नहीं होता, तो फिर माइंड पे प्रेशर पड़ता ही है ना। पेपर लीक कहां से हुआ? कोटा से, नासिक से, देहरादून से या फिर केरल से? अभी तक 45 संदिग्ध हिरासत में लिए जा चुके हैं। पूरे राजस्थान से 13 लोगों को पकड़ा गया है। 5 साल में 2 बार नीट यूजी का पेपर लीक हो चुका है। 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और अब 2026 में तो पूरे एग्जाम को ही रद्द करना पड़ा। देखिए, ये बताइए इस बार तैयार कैसा एग्जाम गया था? बहुत अच्छा एग्जाम गया था मेरा। बहुत अच्छा गया था। मेरे 2 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया। मेरे माँ बाप का जो सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, ये देखिए ये बच्चा कितना बिल्कुल मायूस हो चुका है। सर ये हर बार का यही हो गया है एनटीए का, और सर इसको सुधारना चाहिए। और जो लीकर्स घूम रहे हैं खुलेआम, सर उसको जेल जाना चाहिए। नीट यूजी का पेपर लीक होने पर सबसे ज्यादा सवाल एनटीए पर उठ रहा है। उसके एग्जाम कराने के तौर तरीके पर सवाल उठ रहा। कोई पहली बार नहीं है कि नीट के मैटर्स में जो है पेपर लीक हो रहा है। 2015, 16, 21, 24, 26 अन्याय है, इस बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और सरकार को इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। अब नीट यूजी पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई पता लगाए पेपर लीक कहां से हुआ और कैसे हुआ। वहीं एनटीए रद्द की गई परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वो खबर जो गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देगी। भारतीय सेना से जुड़ी बड़ी खबर। स्वदेशी महाबली, ऐसा महाबली जो जल्दी इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा। यह स्वदेशी महाबली है C-295 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भारत में ही बनाया जा रहा है। टाटा समूह बना रहा है C-295 विमान। 40 विमान वडोदरा के प्लांट में बन रहे हैं और अक्टूबर 2024 में प्लांट लगा था। 2026 से विमानों की डिलीवरी होनी थी। इसी साल सितंबर में पहला विमान तैयार हो जाएगा। और अगर इसकी खूबी की हम बात करें तो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। 71 जवानों को ले जाने में सक्षम है। 9 टन वजन का भार ले जा सकता है और इसकी मैक्सिमम अधिकतम स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। C-295 इमरजेंसी में जवानों की एक टुकड़ी को कहीं भी ले जा सकता है। लैंडिंग टेक ऑफ के लिए लंबे रनवे की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए लद्दाख जैसे ठंडे और ऊंचे इलाकों में रसद हथियार पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा इसके जरिए। धोखा, फरेब, जालसाजी, आतंक, ये सब पाकिस्तान के पर्यायवाची और समय समय पर पाकिस्तान का यह रूप दुनिया के सामने भी आता रहता है। और इस बार पाकिस्तान के इस फरेबी रूप का शिकार हुआ है अमेरिका। अमेरिका का पिछलग्गू बनने वाले मुनीर ने ट्रंप की पीठ पर छुरा घोंप दिया। जानते हैं कैसे? दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी, वो भी अमेरिका की नजरों में धूल झोंक कर। अपनी वर्दी पर दलाली का तमगा लगाकर घूमने वाला मुनीर अब हलाल होने वाला है। उसका सारा गुरूर, सारी होशियारी धुआं धुआं होने वाली है, क्योंकि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ट्रंप का भरोसा जीतकर मुनीर अमेरिका का पिछलग्गू बनने का जो ढोंग कर रहा था, अब वही दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है, वो भी एक रिपोर्ट के जरिए। ये वही पाकिस्तान है जो अब तक दुनिया के सामने सबसे बड़ा पीस मेकर, सबसे बड़ा मध्यस्थ होने का दावा कर रहा था। ये वही पाकिस्तान है जो ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता के लिए लगातार मिडिल ईस्ट के दौरे कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इस ढोंग को सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल सीबीएस न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी। ईरान के दर्जनों विमान नूर खान एयरबेस पर रखे गए, जिसमें ईरान का RC-130 एयरक्राफ्ट भी शामिल था, जो कि खुफिया और निगरानी वाला ट्रांसपोर्ट विमान है। यकीन मानिए, सीबीएस न्यूज की ये रिपोर्ट सामने आने के साथ ही मुनीर शहबाज के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था असल में ईरान ने अपने विमान नूर खान एयरबेस पर इसलिए पार्क किए ताकि ईरानी वायुसेना के ये एयरक्राफ्ट अमेरिका इजराइल के हमलों से बच सके, इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे।
हालांकि पाकिस्तान ने सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट का खंडन करते हुए लंबा चौड़ा बयान जारी कर सफाई दी। वो ये कि नूर खान एयरबेस पर जो ईरानी विमान खड़े थे वो ईरानी डेलीगेशन और अधिकारियों के थे। इनमें से किसी भी विमान की सैन्य भूमिका नहीं थी। अब पाकिस्तान जितनी मर्जी सफाई दे, सीबीएस न्यूज के दावों को प्रोपेगेंडा बताए, लेकिन पाकिस्तान की फितरत से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो ये कि अपने फायदे के लिए पाकिस्तान किसी के साथ धोखा कर सकता है, किसी की भी पीठ पर छुरा घोंप सकता है, और शायद ये अब ट्रंप को भी बखूबी पता चल गया है। अब ये देखना होगा कि क्या ईरान से पहले ट्रंप पाकिस्तान का हिसाब करेंगे, क्या खलीफा से पहले दलाल मुनीर हलाल होगा। 3 दिन में 2 धमाका और खैबर पख्तूनख्वा मुनीर के हाथ से निकल गया। शहबाज और मुनीर अपने ही देश के एक प्रांत में जाने से डर रहे हैं। उन्हें मौत का डर सता रहा है, और डर इतना कि मुनीर अपने सैनिकों के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ऐसे हो गए कि वो कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, तो कुछ लोग धमाके वाली साइड की तरफ दौड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ पर धमाका हुआ। धमाका भी ऐसा कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उसके आसपास मौजूद घर भी नष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही लोग धमाके वाली जगह की तरफ मदद के लिए दौड़ते, अचानक दनादन फायरिंग होने लगती। कोशिश करो कि बिल्कुल धमाका कितना जोरदार था, आप इस गाड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। करीब 20 मीटर तक के इलाके में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में 2 धमाके हो चुके। 3 दिन में मुनीर के 20 फौजी मारे जा चुके। इससे पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के चेकपोस्ट को धमाका कर उड़ा दिया, और आज पाकिस्तानी पुलिस के काफिले को टारगेट किया। इस धमाके में 9 पाकिस्तानी पुलिस के जवानों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुनीर और शहबाज के हाथ से खैबर पख्तूनख्वा निकल चुका। खैबर पख्तूनख्वा आने से मुनीर और शहबाज की टांगें कांप रही, क्योंकि मुनीर खैबर पख्तूनख्वा आएगा तो मार दिया जाएगा। शहबाज को डर है कि अगर वो पेशावर से बाहर निकलता है तो उसकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया जा सकता है। मुनीर की फौज और पाकिस्तानी पुलिस को पता था खैबर पख्तूनख्वा में जाना मतलब मौत को दावत देना, इसलिए टीटीपी के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवान के जनाजे में भी न तो फील्ड मार्शल मुनीर पहुंचा और न ही कोई उसका नुमाइंदा। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान को टीटीपी पर हमले का शक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंक मुनीर की फौज को जहां देख रहे हैं वहीं उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुनीर के हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना जाने से इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान में कभी भी गृहयुद्ध छिड़ सकता है, मुनीर का तख्ता पलट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।